गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। और आज हम एक्सरसाइज जो करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। उसमें से एग्जाम्पल्स कल वाली एक्सरसाइज के कर लिए थे ना, साथ के साथ वो भी करते रहना। एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो आज हम मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्या होती है ना, पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर का। उसमें नया कुछ नहीं होता, नए सम होते हैं, यानी कि नया कोई मेथड नहीं है, वो फार्मूला नहीं। वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, रिलेशन आएगी, फंक्शन 1 1 ऑन 2, कंपोजिशन फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन वही आएगा। बस क्वेश्चन थोड़े से एडवांस होते हैं, थोड़े से। ठीक है, तो नई चीज सीखने के लिए हमें सम अलग से मिलेंगे, एक्सरसाइज से अलग। बाकी नया कोई नई चीज नहीं है कि कुछ नया मैं बताऊं। वही 4 चीजें हैं, बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन फंक्शन, फंक्शन 1 1 ऑन 2 वगैरह, और रिलेशन वगैरह। ठीक है, तो एक दो बच्चे का आया था सर ये आइडेंटिटी और इनवर्स होता क्या है, तो वो मैं पहले बता देता हूं भाई। आइडेंटिटी क्या होती है, तो आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं भाई, मल्टीप्लाई में 5 की किसके साथ गुना वापस 5 आती है ना। एक ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने से उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, सेम रहती है, तो कैसा नंबर है। एक ऐसा नंबर है, इसकी 6 के साथ गुणा करोगे तो भी ये 6 आएगा, 7 के साथ गुणा करोगे तो 7 आएगा। इसलिए एक को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वापस वही आता है। आपने आइडेंटिटी फंक्शन इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे 1 रखो, i1 की वैल्यू 1, i2 की वैल्यू 2, i3 की वैल्यू 3। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर फंक्शन की खुद ही इमेज होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। एक रिफ्लेक्सिव में रिलेशन में भी हमने यही पढ़ा था, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद की खुद तो होती ही है, उसके अलावा कोई और भी हो सकती है, उसके अलावा कोई और हो सकती है, कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि 1 1 2 2 3 3 है, और मान लो उसमें 1 2 भी है, फिर वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर केवल और केवल 1 1 2 2 3 3 ऐसे मिलता है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी बन सकती है। लेकिन इनके साथ अगर मैं कह दूं 1 2 भी है, 1 2, अब ये आइडेंटिटी नहीं रहा, क्योंकि इसमें 1 की 2 भी है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रही, लेकिन इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई और एलिमेंट हो सकता है, कोई और पेयर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में नहीं होता। आइडेंटिटी में केवल और केवल 1 1 2 2 3 3, यानी कि केवल और केवल 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ये आइडेंटिटी होता है। इनवर्स क्या होता है, अब मैं पूछ लूं 5 की गुना किसके साथ करें कि एक आ जाए। जैसे ऐसे नहीं कहा था ए स्टार ई इक्वल टू ए, है ना। ए का किसके साथ ऑपरेशन लगाऊं कि वापस नहीं, ये उसमें इनवर्स में क्या कहा था, बी इक्वल टू ई, ऐसे कहा था ना। तो ए का इनवर्स जो होगा यहां पे होगा, अब किसके साथ करूंगा, 1/5। तो इसलिए हम 5 का इनवर्स क्या कहते हैं, 1/5। जैसे नंबर्स में आइडेंटिटी इनवर्स होते हैं, वैसे इनमें भी होते हैं। ठीक है, किसी फंक्शन का उल्टा वो फंक्शन का इनवर्स हो गया, किसी फंक्शन की आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी कि जो मल्टीप्लाई करने को। अब कंपोजिशन फंक्शन होता है, तो कंपोजिशन में हम ये रखते हैं एफ ओ, जैसे यहां पे क्या रखा जाए कि वापस एफ आ जाए, कंपोजिशन फंक्शन। वैसे बाइनरी ऑपरेशन में होता है, यहां पर क्या रखा जाए, ई जो मैंने होता वापस ए आ जाए, है ना। यहां पे क्या रखा था भाई, ए का ऑपरेशन किसके साथ लगाऊं कि वापस ए आ जाए। जैसे 5 की गुना किसके साथ करूं कि 5 आ जाए। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी और इनवर्स होते हैं। ये हम 8वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, नंबर्स में हमने पढ़े हैं, अब हम इनको फंक्शंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। फर्स्ट सम है f(x = 10x + 7। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो अलग होगा, वो मैं समझा दूंगा, बाकी का मैं सिर्फ हिंट दूंगा। तो क्या कहता है ये, एक फंक्शन g फाइंड करना है, GOF क्या दे रखा है इसमें, GOF = FOG = IR लिख रखा है शायद यहां पे। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब भी GOF FOG = I आता है तो G होता है F का इनवर्स और F होता है G का इनवर्स। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर FOG और GOF = I आता है तो कैसे आता है, नंबर्स में देख लो। अगर 5 की गुना 1/5 बराबर 1 आता है, ये आइडेंटिटी है ना, तो 5 का इनवर्स 1/5 है और 1/5 का इनवर्स 5 है। ठीक है,
5 का इनवर्स क्या है 1/5 और 1/5 का इनवर्स क्या है 5। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी यहां पे लगती है, ये जो हम नंबर्स में लगाते हैं वही यहां पे लगती है। तो g का इनवर्स f है और f का इनवर्स g है। अब ये पूछता है g निकालो, g निकालने के लिए क्या करना है f का इनवर्स निकालना है। f का इनवर्स निकालने के लिए आपको 1/1/2 प्रूव कर लेना, ये ज्यादा मुश्किल सम नहीं है। fx इसमें दे रखा है 10x + 7, इसको 1/1/2 प्रूव करके इसका इनवर्स निकाल दो, जो इसका इनवर्स है वही g है, ये लिखो देन, ठीक है, देन ये, ठीक है। सेकंड सम है सेकंड सम में दो अलग अलग चीजें दे रखी हैं, fn = n-1 और fn = n+1। तो इसमें अगर मैं रखता जाऊं ओड इवन का है, ऐसा है क्या होल नंबर है ना, तो n = 0, 0 इवन नंबर है, इसमें रखेंगे 0 + 1 1 आ गई, 1 ओड नंबर है, 0 इवन नंबर है। फिर बच्चे बाद में पूछेंगे अच्छा ये ओड है, ओड तो इसमें रखना है ना, ओड वाले में, ये ओड वाला है, ये इवन वाला है, तो 1 - 1 क्या आ गई 0, 0 की 1, 1 की 0, ठीक है। n की वैल्यू 2 कौन से में रखोगे 2 + 1 = 3 और n की वैल्यू 3 किस में रखोगे 3 - 1 2। तो ध्यान से देखो 0 की इमेज 1, 1 की इमेज 0, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 2, ऐसे होता है ना। तो 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। अब ये क्या पूछता है इसका इनवर्स बताओ। अब देखो अगर इनवर्स करेंगे, इनवर्स में क्या होता है उल्टा, 1 की इमेज 0, 0 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3। तो इधर से क्या था वही 0 की इमेज 1, 1 की इमेज 0। तो इसका इनवर्स क्या हुआ, ये खुद ही होगा, इस सेट का इनवर्स ये खुद ही होगा। इनवर्स पूछ रखा है ना, राइट द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, अच्छा W इज द सेट ऑफ होल नंबर, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ये थोड़ा सा प्रूव कर दो, ठीक है। जब ये लिखोगे उसके बाद में लिख देना इमेज ऑफ इवन नंबर इज ओड नंबर, है ना, इवन की ओड है, और इमेज ऑफ ओड नंबर इज इवन नंबर, देन इट्स इन इट्स कन्वर्स, इसके कन्वर्स में ऑल्सो इमेज ऑफ इवन नंबर इज ओड नंबर और इमेज ऑफ ओड नंबर इज इवन नंबर, सो इट इज इट्स कन्वर्स इज इटसेल्फ, कन्वर्स ऑफ f इज f, f का इनवर्स f ही है। थर्ड फंक्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, f फंक्शन है। अच्छा एक बात तो बताना पड़ता है ना, एक बात तो बताए बगैर होता नहीं, बस शुरुआत कर दूं तो बाकी सम हो जाता है, बस शुरुआत नहीं पता कैसे करनी है। चलो x² + 3x + 2 माइनस है, चलो ये क्या कहता है f का मतलब f में f की वैल्यू रखना, ये पूरा ही f है और ये वैल्यू इसी में रखी जाएगी, तो पहले ये यहां पे रखी जाएगी, x² - 3x + 2 पूरे का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू मैंने इस x की जगह पे रख दी, फिर लिखा मैंने -3, ये भी मैंने लिख दिया, फिर इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी और फिर ये +2। इस तरह से इसको सोल्व करना है, इसका बिल्कुल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ये a + b + c है, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, है ना, इस तरीके से इसका फार्मूला लगता है और इसमें कुछ है नहीं, बस f ही निकालना है। फोर्थ सम आपको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोड ऑफ x है वो क्या होता है, वो x भी होता है इफ x > 0 और -x भी होता है इफ x < 0। तो ये सम आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार मोड ऑफ x को इक्वल टू x लोगे, इसको 1/1/2 शो करोगे, ठीक है, 1/1/2 शो करोगे, फिर मोड ऑफ x इक्वल टू -x लोगे, फिर से इसको 1/1/2 शो करोगे, ठीक है। तो जरूरी है 2 बार लेना। फिफ्थ सम है f(x = x3), इंजेक्टिव प्रूव करना। इंजेक्टिव क्या होता है 1 1 और ऑन टू क्या होता है सरजेक्टिव, और दोनों का नाम क्या है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या होता है 1 1 ऑन टू, इंजेक्टिव सरजेक्टिव दोनों आ गए, ठीक है। फिफ्थ करना है। सिक्स्थ और सेवंथ में एग्जाम्पल देना है, ये मैंने पहले ही दिया था, फिर से बताता हूं, वही एग्जाम्पल फिर चलेगा, इसमें भी वही है, पहले भी वही था। एक मैंने एग्जाम्पल लिया था, अच्छा इसमें पूछ क्या रखा है उस हिसाब से पूछते हैं। इसने पूछ रखा है GOF, G में F की वैल्यू रखना, ठीक है। तो
जी एक्स जो हम मानेंगे, जी में एक्वल, हाँ ये हम मानेंगे एक्स बाय 3, और यहां पे लिखेंगे इफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, और यहां पे लिख देंगे 0 इफ एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ये मैंने पहले ही समझाया है। और एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है, ये हमने मानना है। पहले भी हमने उसमें भी यही चले थे, दोनों में चलेगा, ये दोनों एग्जांपल में चलेगा, दोनों सम में चलेगा, इसमें भी सिट में, क्योंकि ये जो फंक्शन है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, और ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। इनको जब हम एलिमेंट रखें, जैसे 1 रखा 3 आया, 2 रखा 6 आया, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे जब बनाओगे इसका, तो भाई ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, और ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है, ये 1 1 है ऑन टू नहीं है, ये 1 1 नहीं है ऑन टू है, ये वाला ऑन टू है। तो जब इनका कंपोजिशन फंक्शन करोगे, कंपोजिशन फंक्शन वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो कोई जरूरी नहीं है, ये इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। 6th में भी यही चलेगा, 7th में भी यही चलेगा, दोनों में एक चलेगा। 8th सम है एट्थ है फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन। जस्टिफाई योर आंसर। नहीं, इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसने जो कंडीशन दे रखी है सबसेट की कुछ दे रखी है, इस तरह से ए सबसेट बी इस तरह से दे रखी है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो चलो हो सकती है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई सेट सबसेट है तो कोई सेट क्या खुद का सबसेट होता है? भाई हो सकता है, किसी सेट को खुद का सबसेट तो कह सकते हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। लिखना भी यही है, कुछ नहीं करना, लिखना है। क्या लिखना है कि एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या लिखोगे, इफ ए सबसेट बी देन बी नॉट सबसेट ए। भाई ए बी का सबसेट है तो ये जरूरी थोड़ा है कि बी ए का, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों बराबर हो, ए में भी 1 2 एलिमेंट, बी में भी 1 2 एलिमेंट, तब ए का बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, दोनों बराबर हो, वरना नहीं हो सकता। अगर बड़े छोटे हैं, कम ज्यादा हैं, तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। थर्ड हमने नहीं प्रूव करनी, ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करनी। हमने फर्स्ट प्रूव की, सेकंड पे आ गए, सेकंड नहीं हुआ। अब चाहे थर्ड हो चाहे ना हो, मतलब इक्विवेलेंस तो है नहीं। इक्विवेलेंस तो वो होता है ना जो तीनों हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो ये नहीं है। 9th सम है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन। बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप खुद कर लोगे। मैंने एक सेट लिया ए सेट में जो होता है 1 2 3, इसका मैंने बनाया पीए। पावर सेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं 5, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1 2, ऐसे बनाते हैं ना, 2 3 1 3, और क्या एक और बच गया 1 2 3, ठीक है। ये पूरा बंद कर दिया मैंने। कितने बने? अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो 2 की 3 8 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए ना। 3 एलिमेंट हैं तो 2 की 3, 4 एलिमेंट हैं तो 2 की 4, इतने बनते हैं। 2 की पावर कर दो, जितने भी हैं उतने बनेंगे। अब ये क्या कहता है, इसने जो रिलेशन दे रखी है इंटरसेक्शन की दे रखी है। फॉर ऑल ए टू बी इन पी एक्स वेयर पी एक्स इज द पावर सेट, शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज ओनली इन्वर्टिबल। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी और वो निकालना है। अब समझो, चलो इसको एक्स ही मान लेते हैं। मान लो कि ये एक्स सेट है और ये भी एक्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स दे रखा है। और जो इसने ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये है ना। ए और बी दो सेट हैं, ये देखो यहां पर 8 सेट हैं। इन 8 सेट में से कोई भी 2 चूज कर लो, ए और बी, उनके इंटरसेक्शन करो। पहले तो ये बताओ क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? अगर मैं इनमें से किन की भी 2 इंटरसेक्शन करूंगा, जैसे मान लो मैंने इन 2 की इंटरसेक्शन कर दी, क्या आएगा 2 2 ये पड़ा। मान लो मैंने इसकी और इसकी इंटरसेक्शन कर दी, इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ, क्या आएगा 2 में और 1 3 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, 5 ये पड़ा।
है ना। दो सेट की इंटरसेक्शन इस सेट से बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं जाएगी, इस सेट के अंदर ही होगी, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन की सबसे जरूरी कंडीशन यही है कि जो भी दो सेट लो, जो भी ऑपरेशन लगाओ, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी लगाओ, अगर उनकी जोड़ घटा गुना भाग जो भी आता है वो उसी सेट के अंदर आता है तो बाइनरी ऑपरेशन है। पहले तो ये लिखो इसके अंदर कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या टू सबसेट्स ऑफ द पावर सेट के लिए है, इज अगेन द सबसेट ऑफ पावर सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सबसेट्स ऑफ पावर सेट इज अगेन द सबसेट ऑफ पावर सेट, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। अब ये तो लिख दिया। हमारी जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, याद है क्या लिखते थे, ए स्टार ई इक्वल टू ए, मतलब ए की किसके साथ ऑपरेशन लगाऊं आ जाए, इस सेट में तो लगा लिख देता हूं यहां पे ए स्टार ई इक्वल टू ए, बड़ा क्यों लिख दिया, क्योंकि सेट की बात कर रहे हैं। ई की वैल्यू बताओ। अब मैंने यहां पे ए सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बहुत ज्यादा लोड वजन पड़ेगा। मैंने ए की जगह पे 1 2 ले लिया, ए की जगह पे 1 2 ले लिया, और इंटरसेक्शन, अब इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि वापस वही आ जाए 1 2 आ जाए, बताओ किसके साथ करूं, फिर मैं ये सेट चेंज भी करूंगा। अब मान लो कि मैंने 3 ले लिया, अब इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि वापस 3 आ जाए। इसी तरह से और कुछ ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, या मान लो 2 3 ले सकता हूं, तो 2 3 की किसके साथ करूं, किसके साथ करूं, वापस 2 3 आ जाए। ठीक है, लगा दिमाग, वजन पड़ा ना। अब क्या करना है, सोचो, इनमें से इन्हीं इससे बाहर तो हमने जा ही नहीं सकते, इनमें से किसके साथ इंटरसेक्शन वापस 1 2 आएगा, इसके साथ आएगा। ये खुद एक ऐसा सेट है, इसकी इंटरसेक्शन इनमें से किसी के साथ कर दो वही आ जाएगा। अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन करूं तो 1 आ गया, दोनों में 1 कॉमन है। इसके साथ करूं तो 2 आ गया, इसके साथ करूं तो 3 आ गया, इसके साथ करूं तो 1 2, इसके साथ करूं 2 3, इसके साथ करूं 1 3, और इसके साथ कर दूं तो 1 2 3। मतलब यहां पे वैल्यू एक ही ऐसी वैल्यू है x, काटा नहीं है, x है। कहीं सोचो गलत कर दिया, हाँ ये तो गलत है, गलत नहीं है, x है। ठीक है, x सेट, इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, x, यही तो हमने प्रूव करना, यही तो लिख रखा है। क्या लिख रखा है कि शो दैट x इज द आइडेंटिटी। तो क्या लिखना है हमें, ये समझने के लिए लिखा है। ठीक है, ये समझने के लिए लिखा है, ये समझने के लिए लिखा है, ये हमने लिखना है, लेट विच इज ओनली पॉसिबल इफ e इक्वल टू x, अगर इसकी आइडेंटिटी x है। ठीक है, ये करना है, तो अब समझ गए होगे। और इसमें क्या करना है, अच्छा इनवर्स भी निकालना है, इनवर्स और निकालना है। अभी आइडेंटिटी के बाद इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स की कंडीशन क्या थी, a स्टार b इक्वल टू e, a और e मेरा x आ चुका है। अब फिर वही a की जगह मान लो मैंने ले लिया 1 2, तो 1 2 की इंटरसेक्शन, मतलब a की यहां पे इंटरसेक्शन है ना, किसके साथ x आएगी बताओ। अगर मैंने मान लिया a मैंने सेट ले लिया 1, अब b 1 की इंटरसेक्शन किसके साथ 1 2 3 आ सकती है, x है ना, 1 2 3 किसी के साथ नहीं, मतलब 1 का कोई इनवर्स नहीं होगा, 2 का भी कोई इनवर्स नहीं होगा, 3 का भी कोई इनवर्स नहीं होगा, 2 का इसका 3 का, इसका ये सिर्फ खुद का ही है। मतलब केवल और केवल x इंटरसेक्शन x इक्वल टू x हो सकता है, और तो मुझे नहीं लगता। और तो क्योंकि अगर हम किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 2 ले लिया, 1 2 की इंटरसेक्शन x के साथ क्या आएगी, 1 2 आएगी, x तो नहीं आएगी। इसका मतलब केवल और केवल इन सारे सेट में से इनवर्स इसका निकलता है, बस सिर्फ एक का, बाकी इनका किसी का भी इनवर्स नहीं निकलता। यही इसने लिख रखा है कि कहाँ गया, x is the identity element for this operation and x is the only invertible element, x ही केवल invertible element है। और टेंसम फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम
अगर अब देखो 10th में ये जो गिवन सम है इसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है। चाहे नंबर ऑफ वन वन रिलेशन पूछे या नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन पूछे, ये n p n होता है। n फैक्टोरियल बाय में n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल बाय में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल इसका आंसर आया। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन। तो आज आप ऐसा करना 10 इसके सम करना और इसके साथ कुछ हाफ एग्जाम्पल कर लेना। एक दो एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। ठीक है, इसके साथ कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज से हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट है R1 R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दो इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखी है, R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। और प्रूव क्या करना है, ये तो गिवन है, प्रूव क्या करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखो ये इक्विवेलेंस है, इसका मतलब R1 अगर इक्विवेलेंस है तो R1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा, R2 भी इक्विवेलेंस है तो मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा। इसको भी हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना है। कंडीशन से चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन कैसे, लेट पहले में क्या करते हैं, ए लेते हैं, तो इसका एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग टू आर ले लिया पहले में। अच्छा, अब देखो बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव है, अच्छा इसका ये दोनों का ही सेट का लेना पड़ता है ना यहाँ पे, ये चलो ए ले लिया, ठीक है, ए ये ले लिया। ठीक है, इसका मतलब जो ए कोमा ए है वो R1 में भी होगा एंड जो ए कोमा ए है वो R2 में भी होगा, दोनों में होगा ना, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा। लेकिन R1 तो बट R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ए बिल्कुल सही है, ये R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर भी है। इसी का मतलब ये हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बस इतना सा लिखना। दूसरे कंडीशन में कैसे क्या लिखेंगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ऐसे लिखना है। इसका मतलब ए कोमा बी R1 में भी है और ए कोमा बी R2 में भी है। ठीक है, R1 और R2 दोनों सिमेट्रिक है, यहां पे लिखो बट R1 एंड R2 बोथ सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक तो है ही। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको उल्टा कर सकते हैं, सिमेट्रिक में तो होता है अगर ए बी बिलोंग टू R1 है तो बी ए भी बिलोंग टू R1 होगा, यहां पे भी उल्टा कर सकते हैं, बी ए बिलोंग टू R2 होगा। अब बी ए R1 में भी है, बी ए R2 में भी है, इसका मतलब जो ये बी ए है ये R1 इंटरसेक्शन R2 में भी। देखो शुरुआत देखो, शुरुआत हमने यहां से की थी कि ए बी बिलोंग टू R1 R2 और हमने इसका उल्टा प्रूव कर दिया कि बी ए भी R1 है, और हर बार एक रीजन दिया है। पहला ये लिखा कि ए बी R1 में है R2 में है, R1 सिमेट्रिक है, यहां पे लिखना सिमेट्रिक रिलेशन, तो ए बी को उल्टा कर सकते हैं। अब जो बी ए है वो R1 में भी R2 में भी है, तो मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में तो होगी। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 ये क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में भी ऐसे लिखना है, ए बी बी सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ए बी बी सी बिलोंग टू R1, ए बी बी सी बिलोंग टू R2। बिकॉज R इज ट्रांजिटिव तो ए बी बी सी ए सी होता है, यहाँ पे ए सी बिलोंग टू R1, ए सी बिलोंग टू R2, तो ए सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ऐसे करना है। ठीक है, बस एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। ठीक है, 42 एग्जाम्पल ट्राई करना, हो जाएगा, है तो थोड़ा सा अलग, कोई बात नहीं, ट्राई करना फिर भी एक बार। 42 43 जितने भी 4-5 एग्जाम्पल हों ट्राई करना। ठीक है, बाकी ना हो तो बता देना, और बाकी हम कल एक्सरसाइज इसको कर लेंगे, तो कल हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर
ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, वो हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज को मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ गई होगी। आज कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। कुछ बच्चों का था कि वन सर वो आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी दरअसल छोटी क्लासेस से शुरू होता है, 7th 8th से, वहां पे हम आइडेंटिटी को पढ़ते हैं नंबर्स में। तो अभी आज फिर मैंने बता दिया, फंक्शंस में आइडेंटिटी का वही मतलब होता है जो नंबर्स में होता है, और कुछ होता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।